हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी। यह मैं आईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज एएलटी ग्रेड एग्जाम 2025-26 के अंतर्गत आज हम लोग सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी से संबंधित आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। और इनमें से बहुत सारे प्रश्न 2018 टीजीटी और पीजीटी सामान्य अध्ययन के लिए पूछा हुआ है। तो आइए हम प्रैक्टिस सेट 1 से आज जीएस का यानी जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का आज अध्ययन करने वाले हैं। आइए समय न गंवाते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न हमने आपके लिए रखा है कि बड़े से छोटे अवरोही के आकार में ग्रहों को लगाइए। यानी जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, और सबसे छोटा ग्रह यानी बड़े से छोटे के क्रम में आपको लगाना है। तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन होगा और याद करना एक कठिन प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि 8 ग्रह का क्रम से नाम जानते हैं, तो छोटे से बड़े को बड़े सरलता से हम आज आपको समझाने वाले हैं। वैसे तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। भूल जाएगा, लेकिन हम आपको इसका इतना सरल ट्रिक आपको बताने वाले हैं जो आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, ये सोलर सिस्टम के 8 ग्रह है। आप जानते हैं कि अगर 2 भाई हो और 8 एकड़ जमीन हो तो उसे 2 भागों में बांट दिया जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। ये 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह, और 8 ग्रह को हम 2 भागों में बांट दिए। क्लियर है? आप इसको हम 2 भागों में बांट दिए। ये 2 भागों में बट गया, 4 इधर और 4 उधर। मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको ये बता रहा हूं बस क्रम, बहुत सारे इसमें है सिस्टम। तो देखने से भी आपको पता चल रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यह जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो हम 2 भागों में बांट दिए, 4 इधर 4 उधर, एकदम इजी। दूसरे नंबर पे है आपका शनि, सैटर्न। उसके बाद यह आपका है अरुण, इसके बाद है आपका ये चौथे नंबर का है वरुण। यानी हम कह सकते हैं यह बृहस्पति, शनि और ये अरुण और ये वरुण, 4 तो क्लियर हो गए होंगे। 4 इधर से 4 क्लियर इधर। अब इधर से बात करते हैं तो 5वें नंबर पे है हम मतलब पृथ्वी। ये देखिए, ये पृथ्वी है, 5वें नंबर पे है पृथ्वी, 5वें नंबर पे। 4 क्लियर हो गया। हम कह सकते हैं इधर से सीरियल से हम 4 कर लेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह एक सीरियल से, ये बड़ा है, उसके बाद छोटा है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा है, 5वें नंबर पे हम हैं। और मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता दूं, गांव में आप देखे होंगे शादी में बरदेखुआ आते हैं, तो गांव में कुछ ऐसे भी पटीदार होते हैं कि जो उससे जलते हैं कि कहीं उसके लड़के का शादी कहीं अच्छे जगह ना हो जाए। और संयोग से बरदेखुआ अगर उस पटीदार से पूछ लेता है कि बताइए लड़का कैसा है, तो कहते हैं, अरे भाई उसे शादी करी है जनमत, वो एकदम बज्जर लखेरा है, मतलब वो कोई काम नहीं करता है, दिन भर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। गांव में ऐसे ही करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं, मैंने कुछ करता नहीं है, वो लेफ्ट राइट करता है। तो चलिए आज यहां भी हम लेफ्ट राइट कर लेते हैं। 5 नंबर तक क्लियर हो गए। अब ये हमारा हाथ इधर लेफ्ट मतलब ये 6वां है, और राइट यानी वीनस जो है यानी शुक्र ग्रह 6वां सबसे बड़ा है। उसके बाद है ये 7वां राइट, लेफ्ट राइट यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट, उसके बाद राइट, फिर उसके बाद लेफ्ट, 8वां। तो बड़ी सरलता से आप जान गए होंगे कि 8 ग्रह का क्रम इतनी सरलता से, यानी हम कह सकते हैं ये देखिएगा, ये गैसीय ग्रह है और ये आप कह सकते हैं पार्थिव ग्रह है। मतलब इसका आकार बड़ा होता है
लेकिन इसकी डेंसिटी घनत्व तो कम होता है। इसका आकार छोटा होता है लेकिन इसका घनत्व तो अधिक होता है। इसको आंतरिक ग्रह, इसको बाहरी ग्रह के भी नाम से हम जानते हैं। तो क्लियर हो गए कि 1 2 3 4 क्रम के आधार पे उसके 5वें नंबर पे हम पृथ्वी, उसके बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट, यानी हमारा लेफ्ट 6वां आपका ये शुक्र, और फिर राइट या मंगल जिसको हम कह सकते हैं मार्स, और फिर से लेफ्ट जिसको हम मरकरी यानी हम बुध कह सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 8 ग्रह को बड़े क्रम से हम लगा लिए। और जिस तरह से जहां से पूछे, अगर पूछ देता है सूर्य से सबसे दूर आंतरिक ग्रह कौन सा है तो मंगल, सूर्य से सबसे दूर आंतरिक ग्रह कौन सा है तो मंगल, सूर्य से सबसे नजदीक बाहरी ग्रह कौन सा है यह बृहस्पति, क्योंकि यह बाहरी ग्रह है, यह बाहरी ग्रह है, इसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो स्वाभाविक है कुछ तरह से ऐसे भी पूछ सकते हैं, सूर्य से सबसे दूर बाहरी ग्रह है तो हम देख सकते हैं वरुण, नेपच्यून, और सूर्य से सबसे दूर आंतरिक ग्रह कौन सा है मार्स, मंगल। तो आप ठीक समझ गए होंगे, बड़ी सरलता से आप इसको सहज तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा ग्रह पानी पर तैर सकता है, निम्न में से कौन सा ग्रह पानी पर तैर सकता है, पानी पर। देखो 8 प्लेनेट है सोलर सिस्टम के, इसमें से कौन सा, तो सही उत्तर आपको मैं बता दूं, ये जो शनि है ये सही उत्तर है। काफी लोग सोचते होंगे कि 75% पृथ्वी पे पानी है, तो 70% पृथ्वी पे पानी है और मान लीजिए 30% 71 29 का रेशियो है, मैं ऐसे जनरली बता रहा हूं, तो हो सकता है पृथ्वी पानी पे तैर सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि यह सब आंतरिक ग्रह है जिसका डेंसिटी बहुत अधिक है। यह जो है बाहरी ग्रह है, गैसीय ग्रह है, मतलब समझिए कि गैस तो बर्फ के रूप में भी हो जाएगा, तो बर्फ पानी पे तैरता है, इसलिए शनि, जो शनि है वो पानी पे तैर सकता है। आइए, बहुत ही अच्छे कलेक्शन, ये जो आपका ये शनि, ये दिख नहीं रहा है, शनि जो है पानी पे तैर सकता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है, जनगणना के हिसाब से देख रहे हैं कि महाविभाजन के रूप में जाना जाता है, तो 1921, ऑप्शन बी है 1921 को महाविभाजन, यानी भारत की जनगणना 10 वर्ष में की जाती है, लेकिन 2021 की जनगणना को 2021 की, अरे सॉरी 1921 की जनगणना को महाविभाजन का वर्ष हम का माना जाता है और कहा जाता है। 1921 2021 में तो जनगणना हुई ही नहीं कोविड के कारण। अब देखिए 31 में होता है कि बीच में होता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि जो 1872 पहली बार जनगणना हुई थी और संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। हो सकता है इसमें प्रश्न मैं रखा हूं, यहां पे देखते हैं, बात करते हैं 1921 और 1901, यानी 1901 और 21 से बीच की जो भारत की जनसंख्या लगातार वृद्धि कर रही थी, टोटल में बता रहा हूं, लेकिन फिर बीच में ब्रेक है, आप देखिएगा 1911 से 1921 के बीच की जो जनगणना है उसमें गिरावट देखी गई, जनगणना में गिरावट। 1911-21 के बीच जो पॉपुलेशन था वो मतलब कम हुआ, गिरावट हुआ, जिसके रीजन 1918-19 में फ्लू महामारी आया था, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ था, इसमें भी काफी जनहानि हुई थी। तो इस तरह से हम 1911 से 1921 के बीच की जनगणना की अगर अध्ययन करें तो उसमें गिरावट हुई थी, उसी को हम महाविभाजन वर्ष के रूप में जानते हैं। 21 के बाद फिर जनसंख्या हमारी बढ़ती गई। नेक्स्ट देखिए, ये हमने प्रश्न रखा है कि भारत की पहली जनगणना, यानी हम कह सकते हैं भारत की पहली जनगणना आपका 1872 में हुई थी। प्रश्न जूम नहीं हो पाया है, लॉक हो गया है। तो भारत की पहली जनगणना
1872 में हुई थी। लेकिन एक प्रश्न पूछता है कि भारत की संपूर्ण जनगणना यानी संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली जनगणना 1872 को हुई थी। लेकिन एक प्रश्न लगाता है भारत की संपूर्ण जनगणना, तो संपूर्ण जनगणना 1881 को हुई थी। और मैं बता दूं कि 2001 यानी 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें 102.8 करोड़ की जनसंख्या थी। और 2011 हमारी अंतिम जनगणना हुई थी, जिसमें मतलब हम लोग कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई, जिसमें 121.08 करोड़ जनसंख्या हो गई। 2001 में 102.8 करोड़ जनसंख्या और 2011 में 129.08 करोड़ जनसंख्या। बात करते हैं इसमें 2011 के अनुसार भारत में धार्मिक समुदाय निम्न में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? यानी भारत में विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो उस जाति संप्रदाय में इनमें से सबसे कम किसकी जनसंख्या है? जैसे बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है। बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, तो इसमें जो उत्तर है आपका जैन, ऑप्शन बी सही है, जैन। मैं यहां पे डिटेल दिया हूं। जैन की जनसंख्या 0.4%, बौद्ध की जनसंख्या 0.7% और सिख 1.7%, ईसाई 2.3%, हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2%। और यह है आंकड़ा 2011 के जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। तो इस तरह से हम देखेंगे सबसे कम धार्मिक समुदाय की जो जनसंख्या है वो जैन धर्म की है। और सारा हमने डिटेल दे दिया, जिस तरह से भी वो पूछना चाहे तो आप इस बेस पे आप उत्तर सही कर लेंगे। आइए चलते हैं। SIR विधि संबंधित है, ये किससे है? तो ऑप्शन डी सही है, यह धान से है। ये धान से SIR जो विधि है ये धान से है, जो हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ राइस जो इंट्रोस्पेक्शन है, धान की तीव्रता प्रणाली। यानी SRI विधि की शुरुआत मेडागास्कर 1983 में फादर हेनरी डी लौलानी द्वारा की गई थी। यानी 1983 में इस राइस हम लोग कहते हैं SRI की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य कम पानी में कम बीज में अधिक उपज प्राप्त करना। यानी SIR जो धान का एक किस्म है जिसका उद्देश्य था कि कम पानी में कम बीज में अधिक उत्पादन करना, जिसके फादर हैं हेनरी डी लौलानी। और 1983 मेडागास्कर से यह शुरू किया गया था, क्योंकि वहां पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो डोनाल्ड ट्रंप जी चाह रहे थे कि मुझे मिले, कई जगह शांति समझौता कराने में सफल रहे, लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। यह आपको मारिया, ऑप्शन ए है मारिया कोरिना मचाडो को, ऑप्शन ए है मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू किया गया था और संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को दिया गया था। दोनों व्यक्तियों का यहाँ पे हम नाम आपको देना चाहेंगे। 1901 में पहला शांति पुरस्कार नोबेल का दिया गया, जो हेनरी ड्यूना को और फ्रेडरिक पासी को ये दिया गया। ये रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूना रेड क्रॉस के संस्थापक भी हैं, और फ्रेडरिक पासी जो है प्रसिद्ध फ्रांसीसी शांति कार्यकर्ता। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2025 की अब बात कर रहे हैं, ये 2025 की बात। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो जोयल मोकिक नीदरलैंड और फिलिप अधिनियन पेरिस और पीटर हैविट कनाडा, यानी संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रसायन विज्ञान की बात करें तो सुसुम कितागावा और रिचर्ड रॉबसन और उमर एस आंगी और इनको दिया गया ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में जो लासलो क्रास्नो होरकाई को दिया गया,
ऑफ फिजियोलॉजी या मेडिसिन मैरी ई ब्रूनेको, फ्रैंक रैम्सडेल और सिमोन सकागुची को यह पुरस्कार दिया गया। एक साथ आपको नोबेल से आने वाले प्रश्न यहां से आपको मिल जाएंगे 2025। तो करंट भी इसके साथ हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी मूल का है? यानी वहां पे ज्वालामुखी था, अब प्रसुप्त हो गया है, अब वहां पे ज्वालामुखी नहीं आता है, तो ज्वालामुखी के उद्गार से जो आइसलैंड बना है वो इनमें से कौन सा है? तो ये जो नारकोंडम है, ऑप्शन सी सही है, नारकोंडम। ये भारत में दो ज्वालामुखी द्वीप है, एक तो बैरन द्वीप जो सक्रिय मतलब हमेशा ज्वालामुखी का उद्गार होता है, वोल्केनो का वहां हमेशा उद्गार होता रहता है। दूसरा नारकोंडम प्रसुप्त मतलब बहुत कम सालों साल, तो नारकोंडम द्वीप है। और अंडमान सागर में, अंडमान द्वीप समूह में, यहाँ पे देखिए ये भारत का है, तो लक्षद्वीप तो इधर है, लेकिन अंडमान जो है द्वीप समूह इधर है, तो यहीं पे है ये नारकोंडम आइसलैंड, जिसको द्वीप कहते हैं, जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। तो ये है मतलब ज्वालामुखी मूल का जो द्वीप है ये नारकोंडम है। यहां पे देख सकते हैं लक्षद्वीप मूंगे से बना है, मूंगे मोती से बना हुआ है, मोती सीख शंख मोती आदि से बना हुआ है। ये महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मैच कब और कहां हुआ था? तो अभी आप देख सकते हैं भारत उसमें विजेता रहा है, तो ऑप्शन बी सही है, 2 नवंबर 2025 नवी मुंबई, यही है। डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया था, जिसमें भारत की बेटियों ने परचम लहराया था और दक्षिण अफ्रीका को हरा करके यह मैच अपने नाम की थी। नेक्स्ट, फाइनल मैच भारत की ओर से प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी? फाइनल मैच में जो नवंबर को हुआ था उसमें कौन बनी? तो यहां पे आप देख सकते हैं शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच, शेफाली वर्मा 87 रन बनाए और 2 विकेट लिए, जो फाइनल में पहली बार 50 रन और 2 विकेट का एक कारनामा किया गया था। फाइनल में 50 रन और 2 विकेट लिए थे। नेक्स्ट चलते हैं, टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी, टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी सही है, दीप्ति शर्मा ने 215 रन बनाए और 22 विकेट लिए, जो टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट थे दीप्ति शर्मा जी का। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिएगा, है और नहीं में थोड़ा सा पढ़ने में आप बहुत जल्दबाजी कर देंगे तो मिस हो जाएगा। नहीं है तो ऑप्शन ए सही है, मूंगफली जो है ये कौशल, ये ऑप्शन गलत है। और बाकी सरसों को वरदान कहा जाता है, वरदान कुछ की प्रजाति है। जो अलसी जो होता है, अलसी वो चमत्कार उसका भी प्रजाति है, चना का उदय प्रजाति है, ये सब सही है। कौशल किस्म मूंगफली से संबंधित नहीं है। मूंगफली का कुछ प्रमुख किस्म जो TMV2, JL24, K6 और TAG24 शामिल है, यानी प्रजाति इसमें इनकी है मूंगफली की। और सरसों को वरदान, अलसी को चमत्कार और चना को उदय भी कहा जाता है, ये उनकी प्रजाति है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा यहां फिर से नहीं है, ऑप्शन बी है, रेडियो का जो आविष्कार करता है कार्ल वेन्स नहीं है। यहां पे देखिए कार्ल वेन्स ऑटोमोबाइल कार का आविष्कार किया था और रेडियो का आविष्कार जो गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने किया था, तो इसलिए बी जो सही है ये सही उत्तर है, सुमेलित नहीं है। बाकी सब सही, बैरोमीटर, डायनोमीटर ये सब सही है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है?
इस तरह से प्रश्न देता है तो काफी फंस जाते हैं बच्चे, इसलिए थोड़ा बहुत इस तरह का भी प्रश्न दिया गया है। मूंगफली, देखिए ऑप्शन ए यही गलत उत्तर है, इसमें माना यही सुमेलित नहीं है। मूंगफली जो फली छेदक नहीं है, चना फली छेदक है, धान की जो कीट बंगा है, मक्का का तना चना छेदक है, छेदक है। अब यहां मूंगफली को मुख्य रूप से जो रेड हेयरी कैटरपिलर और जो एफिड्स जैसे कीट प्रभावित करते हैं, न कि फली छेदक यानी पार्ट बोरर, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, संयुक्त युद्धाभ्यास इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? संयुक्त अभ्यास, एक दूसरे देश से हम अभ्यास करते हैं युद्ध का, इनमें से कौन सा नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका वज्र प्रहार, ये भी सही है। नेपाल में सूर्य किरण, ये भी सही है। फ्रांस में जो शक्ति, ये भी सही है। इंडोनेशिया में मित्र, मतलब कहने का मतलब ये है, ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो सैन्य होता है उसको वज्र प्रहार कहते हैं। भारत और नेपाल के बीच में जो सैन्य प्रहार प्रहार होता है, जिसको हम कह सकते हैं युद्ध अभ्यास, युद्ध करने का अभ्यास, उसको हम सूर्य किरण कहते हैं। भारत और फ्रांस के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसे ऑपरेशन शक्ति कह सकते हैं। इंडोनेशिया, यह मित्र गलत है, यही ऑप्शन जो ऑप्शन डी जो है यह सुमेलित नहीं है, यही गलत उत्तर है। इसकी भी बात करते हैं। इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसको गरुड़ शक्ति कहते हैं, और श्रीलंका और भारत के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसे मित्र शक्ति कहते हैं। और रूस और भारत के बीच में इंद्र, और चीन और भारत के बीच में हैंड इन हैंड। तो इस तरह से युद्धाभ्यास का नाम रखा गया है कि किस देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है उसका नामकरण किया गया है। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लाया, और इसका कुछ डिटेल भी यहाँ पे हम देने का प्रयास किए हैं। देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास, नौसेना, यहां पे देख सकते हैं समुद्री ड्रैगन अभ्यास किसके किसके बीच होता है? समुद्री ड्रैगन किस देश के साथ? तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया के बीच जब हमारा ये नौसेना जो अभ्यास युद्ध का होता है उसे हम समुद्री ड्रैगन के नाम से जानते हैं। अब एक चीन दे देता तो हम जान सकते हैं ड्रैगन तो चीन का है, तो हम चीन के साथ उलझ जाते। चीन के साथ नहीं, इनके साथ है। कुंकड़, भारत और ब्रिटेन के बीच ये उस अभ्यास होता है। ब्राइट स्टार, ये देखिएगा, ब्राइट स्टार एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्राइट स्टार जो भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है, यहाँ पे देखिए ब्राइट स्टार जो होता है भारत और 34 देश के साथ होता है। यह युद्धाभ्यास भारत और उसके 34 देश के साथ अभ्यास होता है, और जो आयोजक होता है मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका आयोजक होते हैं, जिसमें 34 देश प्रतिभाग करते हैं युद्धाभ्यास के लिए, और इसको ब्राइट स्टार के नाम से जाना जाता है। हम और सहयोगी देश में 34 हमने बताए थे, और भारत की भागीदारी पहली बार इसमें 2023 में और 2025 के संस्करण में भाग ले रहा है। यानी 23 में भी भाग लिया था, 25 में भी भाग लिया था, दूसरा संस्करण है। बात करते हैं उभरते खतरों से निपटने के लिए क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच अंतर संचालकता को बढ़ाना, इस उद्देश्य है यह ब्राइट स्टार का। तो यहाँ पे हमने एक साथ बहुत सारे प्रश्नों को ले आया और आगे बात करते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड स्पिन को। लॉर्ड स्पिन का प्रस्ताव 1882, लॉर्ड स्पिन 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का संबंध है किससे है? तो लॉर्ड स्पिन से है। आता है प्रश्न इस तरह से। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया कि वेद संस्कृत भाषा
शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें मलेच्छ कहा जाता है। यानी जो संस्कृत भाषा शुद्ध तरीके से नहीं बोल सकते हैं उससे मलेच्छ कहा जा सकता। वो किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में यह शब्द लिखा गया है कि जो संस्कृत नहीं बोल सकता है उसे मलेच्छ की उपाधि दी जाती थी, उसे मलेच्छ कहा जाता सकता। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है। यह 9वें भाग में, 9वें भाग में, भाग 9 और संशोधन 73वां संशोधन हुआ, संशोधन अधिनियम 1992। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसमें देखिए स्तर क्या है? ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति, जिला स्तर जिला परिषद। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 43 जीरो में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और लागू 24 अप्रैल 1993, 92 में हुआ लेकिन 93 में यह लागू हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं और आगे। निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी बात एक प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए सही है, यांगत्जी नदी। यांगत्जी नदी ये चीन में है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। स्थान की बात करें चीन, इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर जो 3917 मील और उद्गम स्थल तिब्बत पठार के टांगुला पर्वत से, यानी तिब्बत के टांगुला पर्वत से जिस नदी का उद्गम होता है, यांगत्जी नदी का, जो एशिया का सबसे बड़ा नदी है। इस पर विश्व का सबसे बड़ा बांध जो 3 गॉर्जेस डैम, ये पूछता है विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो है आपका 3 गॉर्जेस डैम। किस नदी पे है? तो यांगत्जी नदी पे है। वो कहां पे है? तो चीन में है। आप सुनते होंगे इस बांध से पृथ्वी की बैलेंस खराब हो गया है, जैसा कि हमारे वैज्ञानिक बताते हैं। संगम स्थल ये पूर्वी चीन सागर के पास या विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यानी एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और विश्व का सबसे बड़ा बांध 3 गॉर्जेस डैम बना हुआ है, वो भी चीन में ही है। तो आगे आप बात करते हैं, जब ये तीसरी है तो दूसरी और पहली कौन है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, 6395 किलोमीटर, जिसको हम 4160 मील कह सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और दूसरा है अमेजन। नील नदी मिस्र में पाया जाता है और अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6400 से 6500 किलोमीटर है। बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट का मामला है। और यह ब्राजील, यानी अमेजन जंगल कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में और ब्राजील में पाया जाता है। उसी में यह नदी भी पाई जाती है। और देखिए मिकांग नदी जो ऑप्शन में दिए थे, मिकांग नदी स्थान दक्षिण पूर्व एशिया, लंबाई लगभग 4350 किलोमीटर, तिब्बत पठार से उद्गम है और संग दक्षिण चीन सागर वियतनाम में, यानी हम कह सकते हैं संगम स्थल। अब बात करते हैं और आगे इसमें, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई को क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में आपका सही उत्तर डी है, रिले खेती इसको बोलते हैं। इसको रिले खेती कहते हैं। इसको कौन सी खेती कहते हैं? रिले खेती कहते हैं। और देखिए बहुफसली और सहफसली क्या होता है, ये भी सहफसली को देखते हैं। सहफसली 2 या अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाना, यानी 2 या 2 से अधिक एक ही खेत में एक ही साथ उगाना, उसी को कहते हैं मतलब सहफसली कृषि। सहफसली कृषि। और आगे हम चलते हैं, बात करते हैं बहुफसली। एक वर्ष में एक से
एक ही खेत में एक वर्ष में एक ही खेत में 2 या अधिक फसलों की खेती करना। एक वर्ष में एक ही खेत में 2 या उससे अधिक खेती करना, उसी को हम कहते हैं बहुफसली। और मिश्रित खेती क्या होता है? फसल उत्पादन के साथ पशुपालन या अन्य कृषि क्रियाओं को हम मिश्रित कृषि कहते हैं। मानो कृषि है, उसी में पशुओं को भी पाल रखे हैं और विभिन्न प्रकार की कृषि भी करते हैं, फलों की भी, सब्जियों की भी और अनाज की भी। इसी को हम कहते हैं मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि। और आपको मैं बता दूं कि कृषि में पूछता काफी, जो ब्राजील है, फेजेंडा की बागान को काफी बोलते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू होता है। और विश्व में पहली बार जीएसटी 1954 फ्रांस में लागू हुआ। फ्रांस में विश्व का पहला जीएसटी 1954 फ्रांस में लागू हुआ। और भारत की बात करते 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। और यहाँ पे इसका जो अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी है, केंद्रीय वित्त मंत्री। जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। और जीएसटी परिषद का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत किया गया। ये ध्यान रखिएगा, किसके अंतर्गत किया गया? 279A के अंतर्गत किया गया। इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? सभी राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री या उनके द्वारा नामित मंत्री या केंद्रीय राज्य मंत्री राजस्व वित्त भी सदस्य होते हैं जीएसटी के। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कई भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? इसमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन सी सही है, जैता। और सिग्मो, घोड़े, मोरनी, यह गोवा का लोक नृत्य है। ये बाकी सब गोवा का है और जैता जो है उत्तर प्रदेश का है। आइए समय न गंवाते हुए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? या हैं जो है अरविंद पनगड़िया, जो 2026 से 2031 के बीच इनका कार्यकाल होगा। बात करते हैं, बाकी की भी बात करते हैं। केसी जो नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष से 1952 से 57 का इनका कार्यकाल था। सी रंगराजन 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, 2005 से 10 तक इनका कार्यकाल था। वाई डी रेड्डी 14वां, 2015 से 2020 तक का इनका कार्यकाल था। और डॉक्टर अरविंद जो पनगड़िया हैं, ये 2026 से 2031 तक इनका कार्यकाल होगा। ये 16वें वित्त आयोग के हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? तो ये मथुरा ऑप्शन बी सही उत्तर है, मथुरा। उत्तर प्रदेश मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में स्थित यह केंद्र वृंदावन मार्ग पर बनाया गया है और घायल मोर के इलाज व संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। मथुरा उत्तर प्रदेश, वही मथुरा कृष्ण भगवान वाला। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? जो हम कह सकते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसने दी थी सर्वप्रथम? तो आर्थर टैंसले ने यह पारिस्थितिकी तंत्र की दी थी। और सर आर्थर जॉर्ज टैंसले ने सन 1935 में यह प्रस्तुत की थी। और बाद में रेमंड लिमेंडन ने 1942 में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन किया। बाद में रेमंड लिमेंडन ने 1942 में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अध्ययन किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2016, ऑप्शन सी सही है, 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा PMFBY 13 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह शुरुआत की गई। बात करते हैं नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद किसी वित्त विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक विलंबित कर सकता है? विलंबित कर सकता है तो ऑप्शन ए है 14 दिन तक। 14 दिन तक। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो हम चाहेंगे सब्सक्राइब करिए, और मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए लेकर आऊँगा। वैसे फिजिकल एजुकेशन के अगर जो स्टूडेंट हैं तो बहुत सारी वीडियो फिजिकल एजुकेशन पे मेरा आता है। तो आइए आगे बात करते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 1998, यदि किसी राज्य में जो द्विसदनी विधानमंडल, 2 सदन विधान सभा और विधान परिषद है, तो वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत कर सकता है। यानी जो वित्त विधेयक विधान सभा में ही प्रस्तुत कर सकता है, विधान परिषद में नहीं। नेक्स्ट देख सकते हैं, 14 दिन के लिए विलंबित किया जा सकता है। कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? यानी मुगल जो बादशाह कौन था, अंग्रेज के द्वारा पेंशन लिया। वो भी आप नाम सुनेंगे कितना पेंशन उस दौर का, तो आप 26 लाख रुपए प्रति महीना पेंशन दिया जाता था। यानी अंग्रेज उसको 26 लाख। कौन बना भाई? यह ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने 26 लाख प्रति महीना पेंशन देता था। यह पहला प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों पेंशन भोगे, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह आलम द्वितीय। सॉरी ये है, हाँ मिस्टेक हो गया था। ये शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये ऑप्शन सी सही है। और यहां पे देखिए संबंधित संधि जो था, इलाहाबाद की संधि 1765 और संबंधित युद्ध जो बक्सर का युद्ध 1764 इससे संबंधित है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ कहते हैं। इनमें से किसको शुष्क? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका तापमान लगभग -79 सेंटीग्रेड होता है, -79 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पिघलने पर द्रव में नहीं बल्कि सीधे ठोस अवस्था से गैस ऊर्ध्वापतन में परिवर्तित हो जाता, जिससे कोई गीलापन इसमें नहीं होता। अगर पिघलता है तो गैस हो जाता है, इसीलिए उसी को हम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम कितना होता है? इसमें किसमें, इनमें जो 4 ऑप्शन है, ध्वनि का वेग इनमें सबसे तेज किसमें होता है? तो स्वाभाविक है स्टील मारेंगे, एक थाली को मारते हैं तो तेजी से आवाज करता है, तो इसमें निर्वात पानी, हवा, स्टील में ऑप्शन सी सही है। और ध्वनि का वेग माध्यम जो है लोच पर निर्भर करता है। जो ध्वनि ठोस, द्रव, गैस, यानी ठोस में तेज, द्रव में थोड़ा सा धीमा और गैस में सबसे कम होता है। तो इस तरह से ये क्रम बनाए हैं। स्टील ठोस कण बहुत सघन व बेलुसदार होते हैं, इसलिए ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। पानी द्रव में स्टील की तुलना में काफी कम वेग होता है। गैस जो हवा में गैस में सबसे कम, और निर्वात में ध्वनि प्रसारित ही नहीं होती, इसलिए इसका वेग 0 होता है निर्वात में। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, बिंदुसार के शासन काल में अशोक को किस सूबे का प्रांतपाल नियुक्त किया गया था? उनके शासनकाल में तो किसको प्रांतपाल नियुक्त किया गया था? अशोक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उज्जैन अशोक को जो उज्जैन के प्रांत काल नियुक्त किया गया था बिंदुसार ने अपने पुत्र, बिंदुसार के जो पुत्र थे अशोक, उज्जैन में प्रांतपाल नियुक्त किया गया था, जहां से उसने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। यानी प्रशासनिक अनुभव अशोक जी के द्वारा वहीं से प्राप्त किया गया, उज्जैन से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लागू
करने से संबंधित है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी सही है। 356 के अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट, बहुत कम प्रश्न और बचे हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण मूलतः किस मापदंड पर आधारित है इसमें से? तो ऑप्शन बी सही है, उपभोग व्यय, कंजप्शन, यानी उपभोग व्यय मतलब कुछ वस्तु को खरीदने के लिए जो व्यय करते हैं उसी पे गरीबी रेखा का मापदंड आधारित होता है। यहाँ पे देखते हैं, तेंदुलकर समिति 2009 में गरीबी रेखा से संबंधित बनाई गई थी और इनका रिपोर्ट क्या है? दैनिक उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये तेंदुलकर समिति ने 27 रुपया निर्धारित की थी। यानी गरीबी रेखा के नीचे अगर जिसकी 27 रुपया है और 33 रुपया शहरी क्षेत्रों के लिए मानक बनाया था। मासिक उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपया और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 इनकम। और नीति समिति ने गरीबी अनुमान के लिए कैलोरी आधारित मानदंडों से हटकर एक गरीबी रेखा बास्केट की सिफारिश की थी। कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा से हटकर इन्होंने कहा कि गरीबी रेखा बास्केट बनाया जाए। तो गरीबी रेखा बास्केट किससे संबंधित है? तेंदुलकर समिति से है, जो 2009 में बनाई गई थी, दी गई थी। रंग राजन समिति 2014 में इनका रिपोर्ट क्या आता है? दैनिक उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 32 रुपया और शहरी क्षेत्रों के लिए 47 रुपया। मासिक उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपया और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपया। नीति समिति ने खाद्य और गैर खाद्य दोनों तरह के खर्चों को ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा की सिफारिश की थी। ये रेखा बनाया गया था। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलते हैं और धन्यवाद।